जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 20 जून 2026 और 20 जून 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। आज का पहला प्रश्न है, विश्व सिकल सेल दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ए 14 जून 2026, बी 19 जून 2026, सी 21 जून 2026, डी 28 जुलाई। तो इसका जो सही आंसर है वह है 19 जून। हर साल प्रतिवर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। अब ये सिकल सेल क्या है? तो आपको बता दें, सिकल सेल एक रक्त से संबंधित बीमारी है और इस दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वह सिकल सेल रोग और उनके प्रभावों के प्रति वैश्विक जागरूकता पैदा करना। जब भी कोई अगर डे आता है तो उसकी थीम पूछी जाती है। तो इस बार जो विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया, इसकी थीम है क्लोजिंग द गैप सिकल सेल डिसीज इन इक्वलिटी, जीवन रक्षा अंतर को कम करना, इस सिकल सेल रोग में समानता लाना। अब बता दें आपको कि सिकल सेल जो रोग होता है वह रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का एक आनुवांशिक रक्त विकार है। इसमें होता यह है कि जो सिकल सेल है, जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स जो होती है उनका जो आकार है हंसिए की तरह हो जाता है, इस सिकल्स की तरह हो जाता है, जिससे रक्त प्रवाह प्रभावित होने लगता है। इसीलिए इस बीमारी को सिकल सेल कहा जाता है। अब बात क्वेश्चन ये भी बनती है कि सिकल सेल अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? तो ये पहली बार 19 जून 2009 को मनाया गया था और इसकी शुरुआत हुई है 22 दिसंबर 2008 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक आधिकारिक बैठक के द्वारा। क्वेश्चन ये आता है कि भारत द्वारा सिकल सेल बीमारी को कब तक पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह 2047 तक सिकल सेल के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, 2047 तक, 2047। ठीक है। और इसलिए भारत सरकार ने सिकल सेल की बीमारी से निपटने के लिए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन भी संचालित कर रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आई है इम्पोर्टेंट डे की, तो कुछ बीमारियां उससे संबंधित इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं। जैसे 25 जनवरी को हम विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाते हैं। ठीक है। वहीं पर कैंसर जागरूकता दिवस, विश्व कैंसर दिवस, कैंसर जागरूकता के लिए हम 4 फरवरी को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस ये मनाया जाता है फरवरी का दूसरा सोमवार, चाहे कोई भी तारीख क्यों ना हो। और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। विश्व अस्थमा जो दिवस है वो मई माह के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। वहीं विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई। विश्व ल्यूपस दिवस 10 मई। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई। विश्व थायराइड दिवस 25 मई। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून। विश्व हेपेटाइट दिवस 28 जुलाई। विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस 1 अगस्त। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर। विश्व एनीमिया दिवस 12 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस 17 नवंबर और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये कुछ बीमारियों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दिवस थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण के न्यायाधीश के रूप में भारत के किस उम्मीदवार का चयन किया गया है? ए डॉक्टर एस जयशंकर, बी प्रोफेसर बिमल एन पटेल, सी न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और डी है प्रोफेसर अरविंद पगड़िया। डियर स्टूडेंट, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण के न्यायाधीश जो बने हैं वो है प्रोफेसर बिमल एन पटेल, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं, न्यायाधीश बने हैं। और प्रोफेसर बिमल एन पटेल जो हैं 2026 से 2035 तक इनका कार्यकाल रहेगा। आपको बता दें कि जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी होता है, यह अंतर्राष्ट्रीय
का विवादों के निपटारे का कार्य करता है, जो भी समुद्र से संबंधित होते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में ज्ञानेश कुमार को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेटिक एंड इलेक्टेड असिस्टेंट के रूप में अंतर सरकारी परिषद के अध्यक्ष चुना गया है। वहीं पर नीलकंठ मिश्रा जी को वाशिंगटन डीसी स्थित विश्व बैंक के मुख्यालय में 3 साल के कार्यालय के भारत का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां थी, जैसे नीलकंठ मिश्रा जी ये विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक बने हैं और ज्ञानेश कुमार जी ये बने हैं अंतर्राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड इलेक्ट्रोकल असिस्टेंट बने हैं ज्ञानेश कुमार। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति थी, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को लाइक करें, कृपया करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। ये भारत का एकमात्र ऐसा कहना चाहिए करेंट अफेयर्स की क्लासेस लेके आते हैं जहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन लेके जाते हैं और पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर क्षेत्र की सबसे बड़ी ऑर्गेनिक मसाला प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए गुवाहाटी असम, बी भोई जिला मेघालय, सी अगरतला त्रिपुरा, डी आइजोल मिजोरम। तो डियर स्टूडेंट, हाल ही में ऑर्गेनिक मसाला प्रसंस्करण का पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा जो प्रसंस्करण इकाई है वह बना है मेघालय राज्य में। क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है जिले का नाम, तो मेघालय के जिले का नाम है री-भोई जिला। स्थान का नाम भी पूछा जा सकता है। तो हाल ही में भोईरिमबोंग नामक स्थान पर, मेघालय के स्थान पर पूर्वोत्तर राज्य की ऑर्गेनिक मसाला प्रसंस्करण की सबसे बड़ी इकाई बनाई गई है। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो इस प्रसंस्करण का उद्घाटन किया है हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। याद रखिएगा, मेघालय के री-भोई जिले के भोईरिमबोंग में स्थापित किया गया है यह प्रसंस्करण इकाई। और इसकी एक विशेषता है कि यह 10,000 मीट्रिक टन से अधिक ऑर्गेनिक मसालों का प्रसंस्करण किनेगा, जिसमें अदरक, हल्दी, काली मिर्च और मिर्च जैसे प्रसंस्करण इसमें किए जाएंगे। याद रखिएगा, एक फेमस क्वेश्चन बनेगा कि लाकाडोंग हल्दी, हाल ही में मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को, हाल ही में मेघालय की एक प्रसिद्ध हल्दी है जिसका नाम है लाकाडोंग हल्दी को 2024 में जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। कब किया गया है? 2024 में जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए जयपुर, बी गांधीनगर, सी भोपाल, डी अहमदाबाद। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है गांधीनगर। गांधीनगर में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्वेश्चन ये भी बनता है कि गांधीनगर कहाँ है? आपका आंसर होगा गुजरात में। और इसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गांधीनगर में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित किया है। इसमें पिछले 12 वर्षों में देश की सोच, विश्वास, विकास और जन कल्याण पर आधारित मॉडल भी प्रस्तुत किया गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पठन दिवस प्रतिवर्ष किस महान व्यक्तित्व की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ए पुथुवाइली नारायण पणिक्कर, बी के.आर. नारायण, सी ई श्रीधरन, डी हरिवंश राय बच्चन। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वह है पुथुवाइल नारायण पणिक्कर का जो जन्मदिन होता है उसे हम, जयंती जो होती है उसे हम राष्ट्रीय पठन दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय पठन दिवस प्रतिवर्ष 19 जून को मनाया जाता है। आपको बता दें कि केरल से संबंधित हैं पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइली नारायण पणिक्कर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इन्होंने 1996 में पीएन पणिक्कर फाउंडेशन के सहयोग से केरल सरकार ने इस पहल की शुरुआत की थी। और 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने कोच्चि यात्रा के दौरान राष्ट्रीय पठन दिवस और पठन वहाँ से जुड़े कार्यक्रमों का शुभारंभ किया था। 2017 से यह दिवस मनाया जा रहा है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पठन दिवस जो है वो 19 जून को मनाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में न्याय संहिता प्रदर्शनी किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई? ए लक्षद्वीप, बी पौंडीचेरी, सी बी जो है चंडीगढ़, सी पौंडीचेरी और डी है दिल्ली। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो पुडुचेरी में। पुडुचेरी में हाल ही में न्याय संहिता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया
और इसे पुलिस विभाग द्वारा, पुडुचेरी के पुलिस विभाग द्वारा शुरू किया गया और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किए थे कैलाश नाथन जी और एन रंगास्वामी ने संयुक्त रूप से किया। क्वेश्चन ये बनता है कि कैलाश नाथन कौन है और एन रंगास्वामी कौन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पांडिचेरी के बीच रोड पर यह आयोजन किया गया था जिसमें न्याय संहिता प्रदर्शित की गई थी और केंद्र सरकार की 12 वर्षों की जन कल्याणकारी योजना को भी इसमें प्रदर्शित किया गया था। अगला क्वेश्चन, अब बात आई है पुलिस विभाग द्वारा जो हाल ही में कार्यक्रम शुरू किए गए थे उनका करंट अफेयर्स एक नज़र में देख लेते हैं। जैसे डिजिटल पुलिंग देश में प्रथम स्थान पर जो लागू किया है, पहले नंबर पर उत्तराखंड ने। ICGS 2.0 लागू किया है उत्तराखंड ने, जो कि डिजिटल पुलिंग में देश में प्रथम स्थान पर है। वहीं अपराधों के खिलाफ ऑपरेशन गैंग बस्ट शुरू किया है। ऑपरेशन गैंग बस्ट शुरू किया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। वहीं पर पुलिस आधुनिकीकरण परियोजना और साइबर अपराध नियंत्रण पहल शुरू किया है बिहार की पुलिस ने। और अपर सिलांग में नया पुलिस और फायर स्टेशन का निर्माण किया गया है, ये मेघालय में किया गया है। वहीं फिंगरप्रिंटिंग डेटाबेस मजबूत और NAFIS परियोजना का विस्तार किया है दिल्ली पुलिस ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एग्जाम की दृष्टि से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े जैविक मसाला प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। ये क्वेश्चन शायद एक बार हो चुका है, तो इसका जो सही आंसर है वह है मेघालय। मेघालय के रिभोई जिले में भोईरिंग बोंग नामक स्थान पर किया गया 19 जून को, ठीक है। और इसका लगभग संयंत्र वार्षिक क्षमता रहेगी 10,340 मीट्रिक टन मसालों का उत्पादन। खास बात यह है कि यहाँ ऑर्गेनिक जो मसाले हैं उनका प्रसंस्करण किया जाएगा, जिसमें हल्दी, अदरक, काली मिर्च, तेजपत्ता शामिल है। अगला क्वेश्चन है, खान क्वेस्ट बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया। ए कजाकिस्तान, बी जापान, सी मंगोलिया, डी दक्षिण कोरिया। डेस्टेन इसका जो सही आंसर है वह मंगोलिया। खान इक्वेट बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। खान क्वेस्ट ये इसमें बहुत सारे देश भाग ले रहे हैं, लेकिन आयोजन कहाँ किया जा रहा है, मंगोलिया में। और कब से कब तक यह युद्धाभ्यास हो गया भैया, तो ये 20 जून से 30 जुलाई तक उलान बटर क्या है, उलान बटर है मंगोलिया की राजधानी, यहाँ पर आयोजित किया जाएगा खान क्वेस्ट। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है शांति स्थापित करना। इसमें भारतीय थल सेना के 40 सदस्यीय दल भी इसमें भाग ले रहे हैं। बात आई मंगोलिया की, तो मंगोलिया के राष्ट्रपति है उखनागिन खुरेलसुख और प्रधानमंत्री है लुब्सान मिस्त्रे ओयुन एर्देने। यहाँ की राजधानी है उलान बटार। मुद्रा है यहाँ की तोग्रो, तुगरी भी कहते हैं। और पड़ोसी देश की बात करें तो आप देख सकते हैं हमारा देश भारत के बगल में चीन, और चीन के उत्तर में मंगोलिया, मंगोलिया के उत्तर में रूस। तो मंगोलिया जो है, मंगोलिया के उत्तर में रूस और दक्षिण में चाइना है। तो दो देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है मंगोलिया। अगला क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है, भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने वाले दूनागिरी की सही पहचान क्या है। ए सर्वेक्षण पोत है, बी प्रोजेक्ट 70A के तहत निर्मित 5वां स्टील फ्रिगेट है, सी अरनाला श्रेणी का पनडुब्बी रोधी उथले जल स्रोत है, डी मिसाइल पनडुब्बी। तो डियर स्टूडेंट इसका जो सही आंसर है वो है प्रोजेक्ट 70A के तहत निर्मित 5वां स्टील फ्रिगेट है, दूनागिरी है। और भारतीय नौसेना स्वदेशी रूप से निर्मित 3 प्लेटफॉर्म, इसमें दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को शामिल किया गया है। ये है नौसेना द्वारा निर्मित, भारतीय नौसेना द्वारा निर्मित स्वदेशी तरीके से निर्मित प्लेटफॉर्म है। और इन प्लेटफॉर्मों को शामिल करने के समारोह की अध्यक्षता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपको बता दें कि तीनों जो जहाज है वो भारतीय नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा तैयार किया गया है। और इसका निर्माण जो किया गया है वो किया है GRSE कोलकाता ने। ये GRSE कोलकाता क्या है, एक गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स कोलकाता में इसका निर्माण किया है। एक प्रोजेक्ट चल रहा है प्रोजेक्ट 70A, इसके तहत दूनागिरी का निर्माण किया गया है। आपको बता दें दूनागिरी की विशेषता कि ये ब्रह्मोस
सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और साथ ही साथ MRSA प्रणाली जैसे उन्नत हथियार ले जाने में भी सक्षम है। याद रखिएगा, अग्रह जो है, देखो संशोधक, यहाँ पर संशोधक भी आया है। दूनागिरी तो ब्रह्मोस ले जाने में एक्सपर्ट है, और संशोधक जो है चौथा सर्वेक्षण पोत है जिसे जल वैज्ञानिक और समुद्र विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण के लिए बनाया गया है। वहीं पर संशोधक में ऑटोमोशन अंडर वाटर व्हीकल और रिमोटिकली कर ऑपरेट व्हीकल है, ठीक है, ऑटोमेटेड व्हीकल है ये। अग्रह जो है, अग्रह अर्णाली श्रेणी का चौथा पनडुब्बी रोधी उथले जल वाला पोत है। अग्रह हल्के टारपीडो स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर और उथले जल सोनार प्रणाली से सुसज्जित है। तो यहाँ पर जो शब्द आए हैं दूनागिरी, संशोधक और अग्रह, ये जहाज है, वो भी स्टील से बने हुए, स्टील फ्रिगेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2026 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्किल सेल्स दिवस जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भाग लिया, कहाँ आयोजित किया गया था? तो हमारे देश में जो अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस मनाया गया, कहाँ मनाया गया? विकल्प ए भोपाल, बी इंदौर, सी ओमकारेश्वर, डी जबलपुर। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वह ओमकारेश्वर में, मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस भारत के द्वारा मनाया गया। इस समारोह में हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को विश्व की सबसे बड़ी आनुवांशिक रोग स्क्रीनिंग पहल में से एक चुना है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने सिकल सेल से जागरूकता फैलाने के लिए सिकल्स मित्र नामक पहल की शुरुआत की है मध्य प्रदेश ने। हमारे देश भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक इस सिकल सेल से संबंधित बीमारी को पूरी तरीके से उन्मूलित कर दिया जाना, समाप्त कर दिया जाना या उसका उपचार कर दिया जाना। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिमालय क्षेत्र में दीर्घकालिक जलवायु निगरानी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन किन दो संस्थाओं के बीच हस्तांतरित हुआ है? कहाँ पर? क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले तो दीर्घकालिक जलवायु निगरानी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हिमालय क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। किस किस के सहयोग से बन रहा है? तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था IITM और आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान संस्था, ये दोनों ने मिलकर के हिमालय क्षेत्र में दीर्घकालीन जलवायु निगरानी केंद्र स्थापित करेगा। अब बात आती है कि यहाँ पर जो IITM का मुख्यालय कहाँ है, वो पुणे में है और यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और एक शब्द आया है यहाँ पर आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान संस्थान, तो ये संस्थान जो है वह उत्तराखंड के नैनीताल में है। और ये जो जलवायु अवलोकन केंद्र बनेगा उत्तराखंड के देव स्थल परिसर में बनाया जाएगा। यह समझौता 50 वर्ष से अधिक के लिए लागू होगा। इस केंद्र में ग्रीन हाउस गैसें, मौसम मापदंड और वायुमंडलीय रसायन विज्ञान और मृदा नमी की दीर्घकालीन निगरानी की जाएगी। तो एक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त करने वाला पारंपरिक बिहू पेबा वाद्य यंत्र किस राज्य से संबंधित है? A उड़ीसा, B पश्चिम बंगाल, C असम, D त्रिपुरा। डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो असम। बिहू पेपा असम का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है जो भैंस के सींग से बनाया जाता है। इसके माउथ पीस का निर्माण सामान्यतः बांस से किया जाता है। यह वाद्य यंत्र विशेष रूप से रोंगाली बिहू सहित बिहू उत्सव में मनाया जाता है। विशिष्ट गुंजित ध्वनि असम की लोक प्राकृतिक पहचान बताती है और भौगोलिक GI टैग से प्राप्त है बिहू पेपा को। आप भी क्वेश्चन बताइए कि हाल ही में त्रिपुरा के किस वाद्य यंत्र को GI टैग प्रदान किया गया है? कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अर्थ होता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन। विकल्प है A प्रोफेसर शुभव्रत दास, B श्री सत्येंद्र बहादुर सिंह, C डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय, D डॉक्टर माधवन मुकुंद। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वह डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय, जो कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। और जो हमारा नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन है अर्थात राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है, यह भारत में
विभिन्न गतिविधियों को संचालित करता है, आंकड़ों को एकत्रित करने का कार्य करता है। इस नवनियुक्त अध्यक्ष के साथ ही नवनियुक्त सदस्य इसमें शामिल हुए प्रोफेसर सुब्रत दास, श्री सत्येंद्र बहादुर सिंह और डॉक्टर माधवन मुकुंद भी इसमें शामिल हुए एज अ सदस्य। ये कुछ करेंट अफेयर्स आज के थे। अब कल के करेंट अफेयर्स बच गए थे, हम कल क्लास नहीं ले पाए थे, उनको भी कवर कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 10,000 टन क्षमता वाली एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला कहाँ रखी गई? ए हैदराबाद, बी कानपुर, सी नागपुर, डी पुणे। तो 10,000 टन वाली एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस का उद्घाटन किया गया नागपुर में। यह क्या करेगी? तो यह एल्यूमिनियम एक्सटेंशन प्रेस की आधारशिला है। इस परियोजना का क्रियान्वयन यात्रा इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया है और ये जो 10,000 टन क्षमता वाली एल्यूमिनियम एक्सटेंशन प्रेस की जो स्थापना की गई है वो नागपुर के आंबाझरी स्थित आयुध कारखाने में की गई है। अब इस प्रेस संस्था में होगा क्या? तो इस प्रेस से रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए उच्च शक्ति वाले एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन के स्वदेशी उत्पादन पर बढ़ावा दिएगा। और इसकी आधारशिला किसने रखी? इसकी आधारशिला रखी है हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। नाम याद रखिएगा, एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस, जो बनेगी नागपुर के अंबाझरी में। अगला क्वेश्चन है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने के बाद पहला मालवाहक विमान किस शहर से पहुंचेगा? ए मुंबई, बी हैदराबाद, सी चेन्नई, डी कोलकाता। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो चेन्नई। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पर पहला मालवाहक विमान चेन्नई पहुंच चुका है। इस विमान में चमड़े के सामान, ऑटो पार्ट्स और अन्य औद्योगिक उत्पाद इसमें शामिल हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में लोक सेवक एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पी पक्कन जी की कौन सी जयंती मनाई गई? ए 115वीं जयंती, बी 116वीं जयंती, सी 117वीं जयंती और डी 118वीं जयंती। इसका जो सही आंसर है वह 118वीं जयंती। लोक सेवक एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पी पक्कन की 118वीं जयंती मनाई गई। 18 जून 1908 को इनका जन्म हुआ था और पी पक्कन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ साथ समाज सुधारक और जनसेवक भी थे। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग में 2027 में भारत का सर्वोच्च रैंक करने वाला संस्थान कौन सा है? ए आईआईटी बॉम्बे, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी दिल्ली, डी भारतीय विज्ञान संस्थान अर्थात आईआईएससी बेंगलुरु। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है आईआईटी दिल्ली। क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में 52 भारतीय संस्थाओं को स्थान मिला है और इसमें आईआईटी दिल्ली विश्व स्तर पर 118वें स्थान पर है और भारत में सर्वोच्च रैंक वाली संस्थान है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालय में शामिल है। इस उपलब्धि पर धर्मेंद्र प्रधान जी ने प्रसन्नता व्यक्त की है। अगला क्वेश्चन, 16वां अंतर्राष्ट्रीय विश्व औषध संहिता का आयोजन कहाँ किया गया? ए नई दिल्ली, बी जेनेवा, सी ब्रासीलिया, डी पेरिस। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है ब्राजीलिया, ब्राजील में। क्वेश्चन ये बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व औषध संहिता 2026 कौन से नंबर की है? तो ये 16वें नंबर की है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि 16वीं अंतर्राष्ट्रीय विश्व औषध संहिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ब्रासीलिया, ब्राजील में। और ये आयोजन 15 से 17 जून तक आयोजित होगा। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व भारतीय भेषज संहिता आयोग के सचिव डॉक्टर वी कलई सेल्सर ने किया। अगला क्वेश्चन है, नशा मुक्त परिसर अभियान के तहत ई प्रतिज्ञा मंच का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी दिल्ली विश्वविद्यालय, डी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसका जो सही आंसर है वह सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान यानी सीपी राधाकृष्णन परिसर में हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान का शुभारंभ किया है दिल्ली विश्वविद्यालय में। और इसमें छात्रों के नशा मुक्त भारत के राजदूत बनने और नशा के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किया गया है। इस अभियान के तहत 53,000 से अधिक छात्र इसमें जुड़ चुके हैं। ई प्रतिज्ञा मंच का शुभारंभ भी किया गया है।
विश्वविद्यालय का नाम याद रखें, दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर का अभियान शुरू किया है हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता कब से लागू होने वाला है? ए 1 जुलाई 2026, बी 10 जुलाई 2026, सी 15 जुलाई 2026, डी 31 जुलाई 2026। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो 15 जुलाई 2026 को भारत और ब्रिटेन के बीच में मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, 15 जुलाई 2026 से लागू होने वाला है। इस समझौते पर 24 जुलाई 2026 को औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे। दोनों देशों के बीच समझौते 9 मई 2025 को सैद्धांतिक सहमति बनी थी। अब ये दोनों बीच जो व्यापार समझौता है, मुक्त व्यापार समझौता, ये 15 जुलाई से शुरू हो जाएगा। कोटा व्यवस्था के अंतर्गत ऑटोमोबाइल पर शुल्क 100% से घटाकर 10% कर दी गई है। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है भी, हाल ही में वैज्ञानिकों ने फॉरेस्ट मॉथ की नई प्रजाति म्यूसेमिया काली खोज किस टाइगर रिजर्व में की गई है? ये फॉरेस्ट मॉथ की नई प्रजाति है। ए कान्हा टाइगर रिजर्व, बी बांदीपुर टाइगर रिजर्व, सी काली टाइगर रिजर्व और डी है रणथंबोर टाइगर रिजर्व। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक। 17 जून 2026 को कर्नाटक के काली टाइगर रिजर्व के फॉरेस्ट मॉथ की नई प्रजाति खोजी गई है। इसकी खोज पुणे स्थित भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने किया है। यह 30 वर्षों में म्यूसेमिया वंश में खोजी गई पहली नई प्रजाति है। यहाँ पर एक आया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। जो काली टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है और कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है और वहाँ पर पश्चिमी घाट का हिस्सा है और वहीं पर फॉरेस्ट मॉथ की नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम दिया गया है म्यूसेमिया। नाम याद रखिएगा, म्यूसेमिया। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप के एक मैच में अर्धशतक बनाने और 3 विकेट लेने वाली पहली कप्तान कौन बनी? ए स्मृति मंदाना, बी सोफी डिवाइन, सी फातिमा सना, डी है अलीसा हिली। इसका जो सही आंसर है वह फातिमा सना। हाल ही में आईसीसी महिला T20 विश्व कप के दौरान फातिमा सना कहाँ की खिलाड़ी है? क्वेश्चन बन सकता है। तो पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। इसने क्या किया कि T20 विश्व कप के मैच में अर्धशतक और 3 विकेट लेकर रिकॉर्ड बनाया है। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध इन्होंने 55 रन नाबाद बनाए और 3 विकेट भी लिए। फातिमा सना और तूबा हसन ने 90 विकेट के लिए 71 रन का रिकॉर्ड साझेदारी भी की। फातिमा सना ने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए मात्र 15 गेंदों में T20 अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक जड़कर सबसे तेज अर्धशतक का नया रिकॉर्ड भी बनाया है। ये फातिमा सना पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर कप्तान। अगला क्वेश्चन है, कीवस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में वैश्विक स्तर पर प्रथम स्थान किस विश्वविद्यालय ने प्राप्त किया? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वह है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये वर्ल्ड रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है और इसकी घोषणा 18 जून 2026 को की गई। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2027 की घोषणा की गई। इसमें 15वें वर्ष में जो MIT है लगातार 15वें वर्ष विश्व में पहला स्थान प्राप्त किया है और इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय चौथे और हार्वर्ड विश्वविद्यालय 5वें स्थान पर रहा है। यहाँ शब्द आया है क्यूएस। क्यूएस का पूर्ण रूप है ये, और ये रेटिंग जारी करता है छात्र के अनुपात, अंतर्राष्ट्रीयकरण और अनुसंधान पर आधारित होता है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2027 में 106 उच्च शिक्षा प्रणालियों के 1500 से अधिक विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया था और इसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका के 184, यूनाइटेड किंगडम के 93 और मुख्य रूप से चीन के 85 विश्वविद्यालय शामिल थे। मेलबर्न विश्वविद्यालय को 2027 रैंकिंग में विश्व स्तर पर 22वां स्थान प्रदान किया गया है।
मेलबर्न विश्वविद्यालय को अकादमिक प्रतिष्ठा और नियोक्ता प्रतिष्ठा के आधार पर ऑस्ट्रेलिया में प्रथम स्थान दिया है। मेलबर्न विश्वविद्यालय कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है और वर्ल्ड में 22वें स्थान पर है। तो आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।